नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में जिस बीमारी से हजारों पुरुष हर साल प्रभावित होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर नीरज भट्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वडोदरा के हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट क्लिनिक से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि ये गंभीर बीमारी है और हजारों पुरुष हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि प्रोस्टेट कैंसर है क्या और ये कितना आम हो चला है अब? यस, सो शायद हम लोग काफ़ी सारे हमारे में से जानते होंगे कि प्रोस्टेट की ग्रंथि एक छोटी ग्लैंड होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो सिचुएट होती है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के नीचे, और स्टूल पास करने रेक्टम के थोड़े से आगे। नाउ उसकी जो साइज़ है दैट स्टैंड्स एट अराउंड 15 to 20 grams. So it is hardly about 0.0025% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर टोटल बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट की ग्रंथि की साइज़ बहुत ही छोटी है। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफ सच स्मॉल साइज़, प्रोस्टेट कैंसर 50 साल के बाद पुरुषों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। तो इससे इस ग्रंथि की इम्पोर्टेंस हम लोग समझ सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि शुरुआत में काफ़ी छोटी होती है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। एंड 50 साल या 60 साल की उम्र के आसपास उसकी साइज़ एक लेमन के साइज़ की तरह हो जाती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है, तो जिसकी वजह से यूरिन पास करने में दिक्कत होती हो। उस कंडीशन को हम लोग बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट BEP कहते हैं। मतलब वो प्रोस्टेट की एक सादी गठान है जो यूनिवर्सली ज़्यादातर मेल में, पुरुषों में पाई जाती है। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट की सादी गठान के जितना कॉमन नहीं है, फिर भी टोटल अगर पुरुषों में होने वाले कैंसर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो 50-60 साल के बाद सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है। और इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोस्टेट कैंसर जब तक डायग्नोसिस होता है तब तक 4 में से 3 लोगों को वो चौथे स्टेज पर पहुंच गया होता है। सो ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर चौथे स्टेज पर डायग्नोसिस होता है, जिसमें क्योर होने के चांसेस प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाते हैं। हम लोग उसको सिर्फ कंट्रोल कर पाते हैं। और इसलिए प्रोस्टेट कैंसर में अवेयरनेस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। जी। और अगर मैं टोटल स्टेटिस्टिक्स वर्ल्ड लेवल पर बोलूं तो एशियंस में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम है। कॉकेशियंस, मतलब यूरोपियन एंसेस्टर्स, यूरोपियन डिसेंट के लोगों के हिसाब से, या अफ्रीकन अमेरिकन्स या कैरेबियन की कंपैरिजन में एशियंस में प्रोस्टेट कैंसर का प्रमाण कंपैरेटिवली कम है। फिर भी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हर 10 में से एक व्यक्ति को, एक पुरुष को ये प्रोस्टेट कैंसर होता ही है। तो इसे, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, तो एक बात कॉमन है जो मैं अक्सर सुनती हूँ कि ये एजिंग कैंसर है और सेफेस्ट कैंसर कहा जाता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये सब बातें कितनी सही और कितनी गलत है सर? वेल, सेफेस्ट कैंसर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि 4 में से 3 लोगों को वो चौथे स्टेज पर डायग्नोसिस होता है और क्योर नहीं होता है। पर इतना बोल सकते हैं कि उसकी शुरुआत की ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। मतलब ज़्यादातर पेशेंट को हम लोग जो शुरुआत की ट्रीटमेंट करते हैं उससे 80 से 90% पेशेंट्स को ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स मिलता है, जो 1 से 3 साल तक चलता है। उसके बाद फिर से उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है और धीरे धीरे रोग बढ़ता है। सो मैं उसको सेफेस्ट रोग तो नहीं बोलूँगा, पर ट्रीटेबल कैंसर ज़रूर है। जी। और दूसरा आपने पूछा एजिंग के लिए, तो यस, एज द एज एडवांसेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। वो लॉग फॉर्म में होती है। मतलब बाय द ऐसा बोल सकते हैं कि 80-90 साल की एज तक ज़्यादातर काफ़ी सारे पेशेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत हो चुकी होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 10 में से एक व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता ही होता है, पर उसमें से
ज़्यादातर कैंसर एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब वो प्रोस्टेट तक मर्यादित तो रहते हैं। जी। लाइफ टाइम में, पेशेंट की लाइफ में वो आते सिम्टम्स नहीं आते हैं। काफ़ी सारे केसेस में पेशेंट को उनकी लाइफ में प्रोस्टेट कैंसर पता नहीं चलता है, लेकिन कोई और रीज़न से उसकी डेथ हुई जी। और उसकी पोस्टमार्टम हुई तो पता चलता है उसको प्रोस्टेट कैंसर भी था। सो ऐसा है, मतलब सिम्टम्स कम रहते हैं कम ज़्यादातर रहते हैं। पेशेंट में, बट वो सबसे कॉमन कैंसर है। जी। जैसे आम कैंसर की हम बात करें और प्रोस्टेट कैंसर, तो ये कितना जोखिम कारक है? वेल, जैसे मैंने बताया कि ये पुरुषों में होने वाला कॉमन कैंसर है आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स, और टोटल लाइफ के हिसाब से अगर देखें तो पहले 5 कैंसर में गिना जाता है प्रोस्टेट कैंसर। तो जोखिम डेफिनेटली है, किसी भी कैंसर का होना अच्छी बात नहीं है। जी। और जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत की ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, लेकिन बाद में उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं है। तो शुरुआत की ट्रीटमेंट एक बार फेल हो जाए, उसके बाद रोग एकदम फास्ट बढ़ता है और उसके सिम्टम्स, उसके सफरिंग्स खराब होते हैं। आपने अभी जिक्र किया 50 ऑफ एज, जहाँ तक मैं जानती थी 60-65 था, तो ये अब इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या करें कि रोक सकें, क्योंकि अब तो 50 साल की उम्र से ही आप बता रहे हैं। नहीं, 50 साल के बाद उसके इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, शुरू हो बट जाते हैं। 60-70 इयर्स पे वो पीक पर रहते हैं इंसिडेंसेस। ओके। तो आप जो समझ रहे हो वो सही है, जी। बट 50-55 साल की उम्र के बाद उसके इंसिडेंसेस शार्पली बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो 50 साल के बाद एकदम से इंसिडेंस उसके बढ़ते हैं, और उसका प्रिवेंशन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 45-50 साल की उम्र के बाद हर एक पुरुष को साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA का टेस्ट एक ट्यूमर मार्कर है। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत हुई है तो PSA का लेवल बढ़ेगा, तो उससे हमको एक अंदाज़ा आता है कि भाई इस व्यक्ति को प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में शुरुआत के फेज़ में उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसके सिम्टम्स मतलब लास्ट में जब कैंसर स्प्रेड होना चालू होता है तब उसके सिम्टम्स चालू होते हैं। जी। प्रोस्टेट की जो सादी गठान में पेशाब रुकता है, ऐसे सिम्टम्स प्रोस्टेट के कैंसर में नहीं आते हैं, और इसलिए PSA से हमको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि PSA अगर बढ़ रहा है तो उसको एक कैंसर हो सकता है। इसलिए साल में एक बार हर एक व्यक्ति को 50 साल की एज के बाद PSA का रिपोर्ट करवाना चाहिए, तो उससे प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी स्टेज में हो सकता है। तो कितना बड़ा हुआ हो कि उसका मेजरमेंट क्या है कि इतना होना चाहिए, और ये बड़ा हुआ है तो अब प्रिवेंशन के तौर पे या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सो उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। नॉर्मली हम लोग उसको 0 से 4 के बीच में बोलते हैं, लेकिन ये वैल्यू पेशेंट की एज के हिसाब से चेंज होती रहती है। जी। जैसे 50 साल की एज तक 1 से 1.5 या 2 मिलीग्राम नैनोग्राम्स तक उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर मैं 60 साल के किसी पेशेंट का इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो अप टू 2.5 to 3 इज़ कंसिडर्ड एन अपर वैल्यू, बट फॉर ए पेशेंट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर्स 75 ईयर्स, तो वहाँ पर 3.5 to 4 तक उसको अपर लेवल बोलते हैं। उसके ऊपर अगर उसकी वैल्यू आती है तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको कैंसर हो सकता है। तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना फिर चाहिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए। अल्कोहल हैबिट है, किसी को अल्कोहल की हैबिट है, तो क्या वो खतरा बढ़ा सकता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए? वेल, काफ़ी सारे ऐसे कैंसर है जो अल्कोहल से एसोसिएटेड है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक एक्सेप्शन है उसमें। जी। प्रोस्टेट कैंसर अल्कोहल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी। अल्कोहल से अगर देखा जाए तो लीवर का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, ये सब कैंसर अल्कोहल से एकदम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर इज़ मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ हार्मोनल एक्सपोजर, नॉट विथ अल्कोहल। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, तो प्रोस्टेट एनलार्ज होना और प्रोस्टेट कैंसर, क्या इसमें अंतर है क्या? प्रोस्टेट की एक बायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी बोल सकते हैं उसको, कि एज उम्र के साथ उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। मतलब कि व्यक्ति अगर उसके 20s या 30s में होता है तो उसकी साइज़ वॉलनट की साइज़ का होता है, लेकिन बाय द एज ऑफ 50-60 ईयर्स वो लेमन की साइज़ का होता है। और प्रोस्टेट जितना बड़ा होता है
उसका बीच का पार्ट बड़ा होता है, और मैंने पहले ही बताया कि ये पेशाब के रास्ते से पेशाब का रास्ता उसी से गुजरता है। तो प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ता है उसमें पेशाब के कंप्लेंट्स रहते हैं, व्यक्ति को यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, यूरिन रिटेन हो जाता है, ठीक से पास नहीं कर सकते हैं, लंबा खड़ा रहना पड़ता है। सो ये प्रोस्टेट के बिनाइन एनलार्जमेंट के सिम्टम्स होते हैं, और प्रोस्टेट जितना बड़ा होता है उतने उसके सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। पर प्रोस्टेट का बड़ा होना वो कैंसर नहीं है। प्रोस्टेट का कैंसर उसके पेरिफेरल पार्ट में होता है, और जो सादी गठान होती है वो सेंटर पार्ट में होती है। और इसीलिए प्रोस्टेट का कैंसर जब होता है तो प्रोस्टेट उतना बड़ा नहीं होता है और उसके सिम्टम्स शुरुआत में नहीं आते हैं। वो जब फैलना चालू होता है, बोन्स में जाता है, पेशेंट को बोन पेन होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब पता चलता है कि उसकी शुरुआत प्रोस्टेट से हुई थी। जी, अभी आपने जिक्र किया कि 50 साल की उम्र में ये टेस्ट कराना चाहिए, तो डायग्नोसिस के लिए क्या है? प्रोस्टेट कैंसर कैसे डायग्नोस होता है? मैंने अभी बताया कि सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो एक ब्लड टेस्ट है, और 3 या 4 घंटे में उसका रिपोर्ट आ जाता है। अगर PSA का रिपोर्ट पड़ा हुआ है देन पेशेंट को नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट की बायोप्सी करवाते हैं। वो बायोप्सी को हम लोग TRUS, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं। तो उस बायोप्सी को लेबोरेटरी में फिर उसका डायग्नोसिस होता है कि व्यक्ति में प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं, उसकी ग्रेड आती है, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है वो पैथोलॉजिस्ट बताते हैं। और अगर उसमें डायग्नोसिस पॉजिटिव आता है तो उसके बाद ये कैंसर कहाँ कहाँ बॉडी में स्प्रेड हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशंस आते हैं। अच्छा, ये भी स्प्रेड होता है? प्रोस्टेट कैंसर मैंने पहले ही बताया कि 4 में से 3 व्यक्तियों को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस होता है तब तक स्प्रेड हो चुका होता है। और सबसे कॉमन स्प्रेड होने की जगह है बोन्स, और हमारे जो एक्सियल स्केलेटन है पीछे, वर्टिब्रास और पेल्विक बोन्स, सीट के बोन्स, दीज आर मोस्ट कॉमन बोन्स टू बी अफेक्टेड बाय प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड। सो बोन्स में सबसे ज़्यादा जाता है, और उसके बाद लिम्फ नोड है या लीवर या लंग्स में जा सकता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो उसको स्टेज जानने के लिए PSA में पेट स्कैन करके एक जांच आती है, MRI है, CT स्कैन है, इसमें से कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा के कैंसर कहाँ कहाँ बॉडी में गया है वो स्टेज कर सकते हैं। जी, तो दूसरे जो कैंसर हैं जिसे बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी में इंक्लूड किया गया है, लाइक ये भी है गंभीर बीमारी, मगर ट्रीटमेंट में दूसरे कैंसर में और प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? उसी तरह ट्रीटमेंट होती है सर? अगेन कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर कौन से स्टेज में डायग्नोसिस होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया कि 75% पेशेंट्स में ये स्प्रेड हुए फॉर्म में ही डायग्नोज होता है। अगर कैंसर स्प्रेड हुआ है तो उसकी लोकल ट्रीटमेंट करके प्रोस्टेट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये करके हम लोग पेशेंट को डिजीज़ फ्री नहीं कर पाएंगे। प्रोस्टेट कैंसर होने के लिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है हार्मोन्स का एक्सपोज़र। जैसे प्रोस्टेट कैंसर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और वो कांस्टेंट से व्यक्ति टीनेजर होता है, उसके बाद वो कांस्टेंट बॉडी के मेल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। दैट मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोस्टेट के ऊपर का कांस्टेंट स्टिमुलेशन उसको उत्तेजित करता रहता है प्रोस्टेट सेल्स को, जिसकी वजह से लंबे अरसे पर प्रोस्टेट के सेल्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर होता है तो उसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट है बॉडी में से मेल हार्मोन को डाउन कर दो। अगर हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, कैस्ट्रेट लेवल के नीचे चले जाते हैं, तो ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर जहाँ जहाँ स्प्रेड हुआ है अचानक से एकदम कम हो जाएगा। उसको जो फीड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है हार्मोन्स की वजह से, वो नहीं मिलेगा। तो इस हार्मोन थेरापी को हम लोग एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरापी बोलते हैं। और इस लिहाज से प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कैंसर में, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर में शुरुआत के स्टेज में सर्जरी आती है और बाद में कीमोथेरापी आती है। इसमें कीमोथेरापी पहले नहीं आती है, कीमोथेरापी बाद में आती है, अगर ये थेरापी फेल हो या इसके ऊपर रोग बढ़े तो।
अगर प्रोस्टेट कैंसर शुरुआत के स्टेज में, पहले स्टेज में ही डायग्नोज होता है, जो सिर्फ प्रोस्टेट तक मर्यादित हो, कहीं पर भी गया नहीं है, जैसे उसके चांसेस 15-20% से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में सर्जरी करके प्रोस्टेट निकाल देते हैं। और उसकी जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी कहते हैं। रोबोट्स की मदद से ये सर्जरी होती है और उसके सेंटर्स गुजरात में भी काफ़ी 2-3 जगह पर है। वडोदरा में होता है? नहीं, बड़ौदा में नहीं होता है, नडियाद में है, अहमदाबाद में है। बड़ौदा में शायद इट मे बी इन इट्स इनिशियल फेज, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फैसिलिटी भी होगी। सो रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी, प्रोस्टेट अगर लोकलाइज्ड है तो उसमें हो सकता है। जी। आम कैंसर की बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। एज अ डॉक्टर आप सलाह देते होंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं या ये करें, खान पान में ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। तो प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए क्या करें? एक पुरुष जिसको 50 के बाद में टेस्ट कराने वाली बात तो कह दी है आपने, इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी रखें ताकि वो स्वस्थ रह सकें? ज़्यादातर कैंसर में जितनी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है उसको इतने कैंसर को प्रिवेंट किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के क्लासिकल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं है, जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म से डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन व्यक्ति मतलब उसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है उसमें हार्मोनल एक्सपोजर है, उसमें खाने में अगर फैट का प्रमाण, चर्बी का प्रमाण ज़्यादा है तो दैट हैज़ बीन असाइंड एज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, उसको एक बड़ा रिस्क फैक्टर कहा जाता है। व्यक्ति अगर अपना वेट, नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करे तो ऐसे केसेस में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सो नॉर्मल वेट मेंटेनेंस, एक्टिव लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी व्यक्ति को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस 3 गुने बढ़ जाते हैं। और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति को उनके फैमिली में है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, तो 10 से 11 टाइम्स उसके चांसेस प्रोस्टेट कैंसर होने के बढ़ जाते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी व्यक्ति की लाइफस्टाइल। एक वक्त था जब घर में दादाजी को या किसी को प्रोस्टेट कैंसर है उसका पता ही नहीं चलता था और उनकी डेथ हो गई। आपने जिक्र भी किया कि नहीं पता चलता था तब। तो ऐसे हालात में 50 से पहले क्या जांच ज़रूरी है कि कहीं किसी को घर में डाउट है कि ऐसा कुछ था, हमारे जो भी नाना जी, दादाजी जो भी हैं उनको? स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, लेकिन 50 साल से कम उम्र में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। सो ऐसे केसेस में 50 साल के नीचे पीएसए या प्रोस्टेट कैंसर की जांच करने की कोई गाइडलाइंस नहीं है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उस तरह से गाइडलाइंस के हिसाब से पीएसए का टेस्ट करवाना चाहिए। वन शुड बी अवेयर अबाउट द सिम्टम्स। अगर यूरिन के कोई सिम्टम्स है, पेन के सिम्टम्स है, अगर वो सिम्टम्स रूटीन ट्रीटमेंट से अच्छे नहीं हो रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का कांटेक्ट करके अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। सो अवेयरनेस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, एक बहुत थोड़ा सा अटपटा सवाल है सर, मगर ये मिथ्स मैंने सुना है लोगों को बात करते हुए, इसीलिए मैं आज ऑन कैमरा पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि यंगस्टर्स यानी आज की जो पीढ़ी है या आज से 25 साल पहले की जो पीढ़ी है ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं और बैठे बैठे ही उनका काम है। तो ये कोई कारण बन सकता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए? जीन्स पहनना शायद कारण नहीं है, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज, मतलब अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, आपका सिर्फ बैठे बैठे काम करना है, लाइफ में दिन में आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो यस यू आर एक्सपोज टू डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल कैंसर्स। लाइफस्टाइल एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। और as per the guidelines, around 30 to 45 minutes of moderately strenuous exercise per day is required to keep the body healthy. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आखिर में कि उनकी लाइफस्टाइल और ज़्यादा हेल्दी कैसे करें?
जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ती जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स आते जाते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, हमारी लाइफस्टाइल भी उतनी ही श्रिंक होती जाती है, एक्टिव नहीं रहती है। जी। अगर आजकल की जनरेशन के बच्चे को हम लोग देखें तो ज़्यादातर टाइम वो आईपैड या कंप्यूटर पे बिताता है रादर देन गोइंग फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। सो आई थिंक दीज आर डेट्रीमेंटल हैबिट्स, और जितना हो सके पेरेंट्स को अपने बच्चों को या नई जनरेशन को समझ के एटलीस्ट एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का रूटीन बनाना चाहिए। जैसे हम लोग 3 टाइम खाते हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 बार दिन में एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अगर ये नॉर्म फॉलो करेंगे तो शायद कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी कम रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। और जैसे डॉक्टर सर ने कहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा छोटी सी उम्र में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, आप खाइए, मगर उसी के सामने आपको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली कैंसर, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और बहुत ही अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और ये करना बहुत आसान है, सिर्फ आदत डालनी है। अगर आपको आदत है ब्रश करने की रोज़ाना, तो बस वही आदत हमारे रूटीन में डालनी है कि 30-35 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं या वॉक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। और हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, क्योंकि हमारा शरीर जब अच्छा होगा तभी हम मुस्कुराते रहेंगे और लोगों को और ज़्यादा मुस्कुराने की वजह देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और VNM टीवी के साथ जुड़े रहें ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए। नमस्कार।